गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? देखिए, मेरे कहे मुताबिक आज हम जो बात करने जा रहे हैं भारतीय शासन एवं राज्य व्यवस्था में संघीय कार्यपालिका। कुछ एक विद्यार्थियों से जो नियमित विद्यार्थी थे हमारे, उनसे पूछा गया कि किस टॉपिक से शुरू किया जाए, क्योंकि बाकी के जो टॉपिक है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार, डीपीएसपी राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है या भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, मौलिक कर्तव्य है, वो पार्ट हमारा जो ऑफलाइन क्लासेस है नियमित उसमें कर चुके थे। आज हम जो बात करेंगे प्रिय विद्यार्थियों, संघीय कार्यपालिका पर बात करने जा रहे हैं। इसमें खास बात क्या रहेगी आपको बता दूं मैं। संघीय कार्यपालिका का मतलब आप समझ रहे हैं, कार्यपालिका का जो संवैधानिक प्रमुख है यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के जो राष्ट्रपति है। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा संघीय कार्यपालिका में वो रहेगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति। प्रेसिडेंट। देखिए, संघीय कार्यपालिका में जो मुख्य बिंदु है जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं आज, आपको जानकर बड़ा ताज्जुब होगा। जब हम राष्ट्रपति की बात करेंगे तो राष्ट्रपति कौन बन सकता है इस देश का, उसके लिए क्या योग्यताएं हैं, क्या नियम है, क्या शर्तें हैं, उसका कार्यकाल क्या है, उसकी शपथ के संबंधित उसको कौन चुनेगा, उसका निर्वाचक मंडल कैसा होगा। और आपको बता दूं मैं, राष्ट्रपति की शक्तियां चाहे वो व्यवस्थापिका संबंधी हो, वो कार्यपालिका संबंधी हो, वो चाहे न्यायपालिका संबंधी हो, ये हमारा टॉपिक जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का जो राष्ट्रपति का जो टॉपिक है, ये काफी लंबा चलेगा। लंबा का मतलब कम से कम 6 से 7 क्लासें, कम से कम 6 से 7 क्लासों में कंप्लीट होने वाला है। इस क्लास के बाद, राष्ट्रपति के बाद हमारा जो टॉपिक रहेगा वो वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति, फिर रहेगी हमारी संसद, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, जिसको आप व्यवस्थापिका के नाम से पुकारते हैं। लोकसभा के बारे में बात करेंगे, राज्यसभा के संबंध में बात करेंगे। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है, हम उसकी बात करेंगे। उसके बाद में राज्य की कार्यपालिका, राज्य की जो व्यवस्थापिका है जिसको आप राज्य विधानमंडल कहते हैं, विधानसभा, विधान परिषद क्या होती है, या तीसरी बात मैं कहूँ राज्य की न्यायपालिका जिसको आप हाई कोर्ट कहते हैं। बस पॉलिटी के अंदर अगर हम इन 6 बिंदुओं पर जो मुख्यतः 6 टॉपिक है, अगर इन पे ढंग से बात कर लें, संघ की कार्यपालिका, संघीय कार्यपालिका, संघ की व्यवस्थापिका और संघ की न्यायपालिका। प्रिय विद्यार्थियों, ये तो है सेंट्रल गवर्नमेंट के संबंध में जो हमारा पहला पार्ट रहेगा, जहां से आज मैं शुरू करने जा रहा हूं। यहाँ से संघ की कार्यपालिका पर चर्चा करूंगा, 5 से 7 क्लासेस की होगी। उसके बाद व्यवस्थापिका जिसको आप पार्लियामेंट कहते हैं, संसद कहते हैं, लोकसभा, राज्यसभा पे हम बिंदुवार चर्चा करेंगे। उसके बाद में है हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इस पे बात करेंगे। ये तीनों बातें जो है कॉमन बातें, ये हम उसके बाद में राज्य के संबंध में लेंगे, स्टेट गवर्नमेंट के संबंध में लेंगे, ठीक है ना। राज्य की कार्यपालिका पर बात करेंगे, उसमें राज्यपाल आएगा, ठीक है ना, महाधिवक्ता आएगा, उन पे चर्चा करेंगे। राज्य की व्यवस्थापिका में विधान परिषद क्या होती है, कितने राज्यों में है, राजस्थान में विधान परिषद क्यों नहीं है, अच्छा विधान परिषद बन सकती है क्या, वो आगे की बातें जब हम चर्चा करेंगे। उसके बाद में न्यायपालिका जिसको राज्य का अपने हाई कोर्ट कहते हैं, उच्च न्यायालय कहते हैं। ये 3 टॉपिक अगर आपको ढंग से समझ आ गए, देखिए अगर आपने क्लास को शुरू कर लिया है, ऑनलाइन देखना, आप नियमित जुड़ गए हैं, तो क्लास में एक तो बीच में स्किप न करें। मेरा आपसे निवेदन रहेगा, या तो इसको देखें न इग्नोर कर दें, ठीक है ना। अगर आप देखने लग गए हैं तो इसको पूरा देखें, क्योंकि जो सार है, जो बिंदुवार मैं जो भी टॉपिक कराऊंगा आपको, उसके तुरंत पश्चात उसी टॉपिक के लास्ट के जो 5 मिनट रहेंगे उसमें प्रश्न हल करेंगे हम। जो भी गत प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं उस टॉपिक से संबंधित वो आपसे मैं पूछूंगा और आप जवाब देना। फिर आपका स्तर और मेरा दोनों का मूल्यांकन होगा कि जो आए हुए प्रश्न हैं क्या हम उनको हल कर पा रहे हैं
जिस प्रकार से हमने पढ़ा है, जिस प्रकार से मैंने पढ़ाया है, फिर अपना सही मूल्यांकन होगा। तो आप क्लास जो है स्किप ना करें, अंतिम समय तक देखें, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि सीधा अंतिम से देखें, इसको आगे करते हैं ना। कार्यपालिका व्यवस्थापिका ये सेंट्रल गवर्नमेंट के संबंध में है। ये जब राज्य के संबंध में पढ़ेंगे, बस अगर अपने ये 6 टॉपिक ढंग से कर लेते हैं, ये 3 टॉपिक सेंटर के संबंध में और यही 3 टॉपिक राज्य के संबंध में कर लेते हैं, तो आपकी कोई भी बात पॉलिटिकल से संबंधित अछूती नहीं रहेगी। जो टॉपिक मैंने छोड़े हैं बीच में, कुछ विद्यार्थी ये ऑब्जेक्शन करेंगे, इस तरह आप मौलिक अधिकार कहाँ चले गए, है ना, नीति निर्देशक तत्व कहाँ चले गए, भारत का संवैधानिक इतिहास कहाँ चला गया, वो रेगुलेटिंग एक्ट कहाँ चला गया, सर्वोच्च चार्टर एक्ट क्या था, है ना, 1858 का अधिनियम क्या था, मॉरल अमेंडमेंट अधिनियम क्या है, मॉन्टेग्यू चेम्स्फोर्ड अधिनियम क्या है, ये साइमन कमीशन क्या है, ये क्रिप्स कमीशन क्या है, 1935 का भारत शासन अधिनियम क्या था। तो ये सब बातें जो मैंने बीच में बोली है, उसके लिए स्पेशली 1000 सब्सक्राइबर का जो टारगेट है वो पूरा हो जाए, एक दिन स्पेशली मैं भारत का संवैधानिक इतिहास की क्लास लेकर के आपके बीच में उपस्थित रहूंगा और उसमें हम बिंदुवार चर्चा करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के और संविधान सभा तक, संविधान सभा का गठन कैसे हुआ था, संविधान का निर्माण कैसे हुआ था, क्या था साइमन कमीशन, क्या था कैबिनेट मिशन, क्या था लाहौर अधिवेशन, क्या था गांधी इरविन समझौता, क्या था पूना पैक्ट, जो भी आज तक अधिनियम है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के 1947 का भारतीय स्वतंत्रता जो अधिनियम है, ये जो पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, भारत का जो संवैधानिक इतिहास है, उसकी केवल एक क्लास रहेगी 2.5 से 3 घंटे की। लेकिन वो पॉसिबल कब होगी, वो जब मैं आपसे ऑनलाइन चर्चा करूंगा तब। अब आज हम रिकॉर्ड करते हैं 30-40 मिनट की क्लास, उसको अपलोड करने में 30-40 मिनट फिर वेस्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। 1-2 दिवस में ये पॉसिबल हो पाएगा, उम्मीद है मुझे। तो आप हेडिंग डाल लीजिए, सबसे पहले सभी विद्यार्थी हेडिंग डाल लीजिए संघीय कार्यपालिका, और संघीय कार्यपालिका में आप हेडिंग डाल लीजिएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रपति। सभी मेरे साथ साथ, मैं धीरे चलने की कोशिश करूंगा लेकिन नोट्स आप साथ में बनाते रहें, ठीक है ना। देखिए, भारतीय संविधान का एक आर्टिकल है, आर्टिकल 52, अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति। ध्यान यहां रहे सभी का, गौर कीजिएगा जरा। देखिए, पॉलिटी के अंदर जो प्रश्न जिस प्रकार से वर्तमान की प्रतियोगी परीक्षाओं में आ रहे हैं, इतने कॉमन क्वेश्चन होते हैं लेकिन अक्सर हम उनमें मात खा रहे हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है, प्रश्न जिस प्रकार से पूछे जाते हैं उनकी शैली अलग होती है और हमारी शैली अलग होती है समझने की। पूछने वाला कुछ और पूछ रहा होता है और हम कुछ और बता रहे होते हैं। ये चक्कर कब पड़ेगा? जब आप टॉपिक को पूरा डिफाइन रूप से नहीं पढ़ोगे। क्लास में चाहे मेरे समय ज़्यादा लग जाए, ये चाहे राष्ट्रपति में 10 दिन लग जाए, लेकिन उसके बाद में राष्ट्रपति में कहीं गुंजाइश नहीं रहे। राष्ट्रपति का क्वेश्चन आया और वो गलत हो जाए, ठीक है ना। मैं कोशिश करूंगा अपना 100% देने की। अनुच्छेद 52 कहता है, 52 कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। देखिए, आप बताइए मुझे, क्या भारत का राष्ट्रपति कोई भी हो सकता है? कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, वो कौन होगा? ये तो आपने पढ़ा होगा कक्षा 6वीं क्लास से, पुण्य देख रहे आ रहे हैं। भारत का राष्ट्रपति होगा, उसकी आयु होगी, वो भारत का नागरिक होगा, है ना। देखिएगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, कौन होगा, उसकी योग्यता के संबंध में देखिएगा कौन व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति हो सकता है। नंबर 1 बात, वह भारत का नागरिक हो, वह भारत का नागरिक हो। बड़ी कॉमन बात है, लेकिन गौर कीजिएगा, यहां से भी प्रतियोगी परीक्षा में जब प्रश्न आया ना, तो मैं कह रहा हूं बड़े बड़े धुरंधर यहां पर बात खा गए। कॉमन बात है, ये सभी को आ रही है। लेकिन जब वहां 4 प्रकार के ऑप्शन डाले जाते हैं ना, 4 प्रकार की धर्म बहनें या 4 प्रकार के धर्म भाई एक जैसे, वहां 4 के 4 एक जैसे होते हैं, तब जो है ना क्या होता है वो बताऊंगा आपको ऑप्शन देकर के, है ना। वह भारत का नागरिक हो, इस संबंध में 4 शर्तें हैं। मैं चारों की चारों योग्यताओं पर बात करूंगा।
ऑप्शन में उसने क्या दिया, देखिए केवल ये लिखा है राष्ट्रपति के संबंध में कि वह भारत का नागरिक हो, इसमें मूल रूप से भारत का नागरिक हो। ऑप्शन में वहां ये दिया हुआ था कि वह भारत का नागरिक हो, वह मूल रूप से भारत का नागरिक हो, ठीक है ना, वह जन्म से हो। तो वहां पर केवल और केवल जो शब्द लिखा हुआ है आर्टिकल 52 में 52 में सॉरी आर्टिकल 58 योग्यता जो है वहां पर जो लिखा हुआ है वहां केवल ये लिखा हुआ है कि वह भारत का नागरिक हो, वहां पर मूल रूप जैसे शब्द का उल्लेख नहीं है। गौर कीजिएगा, वह भारत का नागरिक हो केवल ये लिखा हुआ है, वह मूल रूप से भारत का नागरिक हो ऐसा शब्द नहीं है। नंबर 2 बात, उसकी आयु 35 वर्ष हो, उसकी आयु 35 वर्ष हो, न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो, वह भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। और नंबर 3, ये जो नंबर 3 है आप लिख रहे होंगे मेरे साथ साथ, पहले आप सुन लीजिए, ये जो नंबर 3 है जहां भी आप लिखो इसको कर लेना वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट या वेरी जो भी आप स्टार लगाना चाहो जो भी। नंबर 3 बात राष्ट्रपति के संबंध में जो है अक्सर यह पटवार, राजस्थान पुलिस, आरएस पर में काफी बार ये प्रश्न दोहराया गया है। नंबर 3, वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। अब आप कहोगे ये क्या मामला है ना, क्योंकि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए तो न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है ना। तीसरी शर्त देखिए कि वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, लेकिन ऊपर डिफाइन क्या कर दिया है, आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। नंबर 4, जहां पर सर्वाधिक चक्कर बैठता है या जहां से सर्वाधिक कंफ्यूजन है, जिस पॉइंट पर हमें, जहां से प्रतियोगी परीक्षाओं में भी कई बार पर यहां से प्रश्न बहुत बार आया है। नंबर 4, वह किसी लाभ के पद पर न हो, वह किसी लाभ के पद पर न हो। आपको जानकर बड़ा ताज्जुब होगा, आज तक हम पढ़ते आए हैं, सभी विद्यार्थियों को मालूम होगा, कक्षा 12वीं में जिसके पास क्वालिटी रहा या 10वीं सामाजिक विज्ञान में तो लेसन होता ही होता है ना, संघ की कार्यपालिका तो थी, छठा लेसन यही था। वह किसी लाभ के पद पर न हो, इस लाभ के पद से क्या अभिप्राय है, कौन सा पद लाभ का पद है? जिस भी विद्यार्थी को मालूम हो वो कृपया देखिए आप, वह किसी लाभ के पद पर न हो, इस संबंध में देखिए यह जो लाभ का पद है इस संबंध में संविधान जो है मौन है, संविधान जो है चुप है, संविधान मौन है। लाभ का जो पद है, गौर कीजिएगा सारे के सारे विद्यार्थी जो देख रहे हैं, लाभ का जो पद है वो अभी तक डिफाइन नहीं है, परिभाषित नहीं किया गया है। क्या नहीं किया गया है? परिभाषित नहीं किया गया संविधान में भी कौन सा पद लाभ का पद होगा, यह शब्द संविधान में परिभाषित नहीं है, डिफाइंड नहीं है। प्रश्न आ सकता है इस प्रकार से भी, निम्न में से लाभ का पद है, निम्न में से लाभ का पद नहीं है, ऐसे भी दे सकता है वो, निम्न में से लाभ का पद है, वो 4-5 पद दे दे, लाभ का पद है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। आप क्या करेंगे, है ना, कुछ एक विद्यार्थी तो ये करेंगे कि राष्ट्रपति को सर्वाधिक वेतन मिलता है, ये लाभ का पद है, कुछ एक प्रधानमंत्री पे जाएंगे, कोई राज्यपाल पे जाएगा, कॉमन 3 ऑप्शन दे करके और लास्ट में ये लिख दिया जाए इनमें से कोई नहीं। तो हालांकि कई बुद्धिजीवी जो है इस प्रश्न को हल करते वक्त वो ये सोचेंगे कि नहीं, लाभ तो या तो राष्ट्रपति को होता है, या प्रधानमंत्री महोदय को होता है, या राज्यपाल को होता है। मैं जो कहना चाहता हूँ वो सुनिए, इतना जो टाइम ले रहा हूँ उसका कारण सुनिए। ये जो लाभ का पद दिया गया है ये संविधान के अंदर परिभाषित नहीं है, डिफाइन नहीं है अभी तक। तो क्या डिफाइन किया गया है वो भी सुन लीजिए आप। पहले 4 बिंदु देखिए, अनुच्छेद 52 कहता है, अनुच्छेद 52 कहता है भारत एक राष्ट्रपति होगा, कौन होगा, उसके संबंध में क्या योग्यताएं हैं, ये 4 बातें दी गई है प्रिय विद्यार्थियों। और ये चारों बातें जो है, ये जो राष्ट्रपति की योग्यता के संबंध में जो प्रश्न है, योग्यता का सवाल है, ये चारों की चारों जो बातें हैं ये दी गई है भारतीय संविधान के
अनुच्छेद 58 आर्टिकल 58 के अंदर इसका वर्णन दिया गया है। डस्टर बाहर है। 58 वह भारत का नागरिक हो। नंबर 1 बात उसकी न्यूनतम आयु, देखिए साथ साथ दोहराइए मेरे, आप जितनी बार बोल रहा हूं मैं उतनी बार दोहराइए। आपको क्लियर कहता हूं, गारंटी से कहता हूं यही याद होगा, राष्ट्रपति को दोबारा देखने की जरूरत नहीं है। राष्ट्रपति की योग्यता के संबंध में प्रश्न ये आ जाए, जिस प्रकार से राजस्थान अधीनस्थ और मंत्रालय सेवक चयन बोर्ड जो है, जो पटवार भर्ती परीक्षा आयोजित करवा रहा है, उसके प्रश्न पूछने का जो ट्रेंड है, उसका जो तरीका है, वो ऐसा है कि बत्ती गुल हो जाती है प्रश्न पढ़ने के बाद। प्रश्न आ गया, राष्ट्रपति की योग्यता के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? वह भारत का नागरिक हो, सही बात है। उसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो। नंबर 2 बात, वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। 3 बात जो आपके याद है। प्रश्न दोबारा सुनिएगा, राष्ट्रपति की योग्यता के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, यानी आपको गलत बताना है। ऑप्शन सुनिएगा, वह भारत का नागरिक हो, एक ऑप्शन मान लो ये होगा, उसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो। नंबर 2 बात। नंबर 3 बात, वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। और नंबर 4 बात, वह राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। जब ये 4 ऑप्शन होंगे, फिर देखना आप कहां मात खाते, कहां गलती करते हैं। जब मैंने जो चारों ऑप्शन बोले हैं उसके अकॉर्डिंग इसी प्रकार के ट्रेंड के प्रश्न आ रहे हैं वर्तमान में। मैं आपको कल से राजस्थान के इतिहास की जो है मारवाड़ शुरू करेंगे या मेवाड़, इनमें से कोई एक पार्ट जो है राजस्थान के इतिहास का वो कल शुरू करने वाले हैं। पटवार, रीट और राजस्थान पुलिस तीनों में जो कॉमन होगा वो का वो, वह किसी लाभ के पद पर न हो। लाभ के पद के संबंध में अगर कोई बात आ जाए तो देखिए लाभ का पद, कौन सा पद लाभ का पद है, इस संबंध में संविधान कुछ नहीं कहता, संविधान के अंदर ये शब्द परिभाषित नहीं है। पहले आप इसको उतार लीजिए। और ये जो योग्यता है राष्ट्रपति के संबंध में, इन योग्यताओं का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 58 में है, 58 में है, ये भी ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 52 कहता है, ये कहता है योग्यता के संबंध में 58 लिख लिया। आगे चलते हैं, डस्टर बन गया, डस्टर नहीं मिलेगा। देखिए अपने कम कर ले, चाहे थोड़ा कर लें, लेकिन करने के उपरांत गुंजाइश न रहे। बस भी आपको जो भी असुविधा हुई है लॉकडाउन के दौरान, उसकी भरपाई तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन कोशिश करेंगे बेस्ट से बेस्ट देने की। अनुच्छेद 52 क्या कह रहा था? भारत एक राष्ट्रपति होगा। अब बात करेंगे अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 क्या कहता है? राष्ट्रपति कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान होगा। कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति क्या होगा? कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख या संविधान प्रमुख होगा। गौर कीजिएगा क्या बोल रहा हूं मैं। समस्त कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित होगी? राष्ट्रपति में निहित होगी। ये बात कहता है अनुच्छेद 53। समस्त कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित होगी? राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 54 देखिएगा। हम जो प्रेसिडेंट की बात करने वाले हैं वो आर्टिकल 52 से लेकर के 61 तक करने वाले हैं। आर्टिकल का मीन्स अनुच्छेद 52 52 से लेकर के 61 तक करने वाले हैं। 52 कहता है भारत का राष्ट्रपति होगा। 53 कहता है कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी। कार्यपालिका की समस्त पावर राष्ट्रपति में निहित होगी। समस्त कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित होगी? राष्ट्रपति में निहित होगी। कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 54 बस ये समझने वाली बात है। यहाँ अनुच्छेद 54 में क्या उल्लेख है? अनुच्छेद 54 क्या कहता है राष्ट्रपति के संबंध में? ऊपर वाली दो बातें आपने उतार ली होगी। अब आप हेडिंग डाल लो पहले।
पहले आपने डाल लिया था, अब आप हेडिंग डालेंगे राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। अनुच्छेद 54 जो है उसमें दिया गया है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। और इसके ब्रैकेट में कर लेना अनुच्छेद आर्टिकल 54। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन व्यक्ति भाग लेंगे, राष्ट्रपति का इलेक्शन किस प्रकार से होगा और कौन कौन लोग आएंगे उसमें, ये बात कहता है अनुच्छेद 54। आज हम बात करेंगे राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन लोग भाग लेते हैं, आम जनता लेती है या नहीं लेती, एमएलए लेते हैं, एमपी लेते हैं। सीधा हमें ये सुनने को मिलता है कि राष्ट्रपति बन गए हैं श्रीमान रामनाथ जी कोविंद, भारत के राष्ट्रपति है। अब इस संबंध में उनको चुना किसने, है ना। हमें तो कई बार मालूम नहीं पड़ता कि राष्ट्रपति बन गए हैं और हमने तो वोट डाले हैं। आज सारा क्लियर करेंगे हम। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की बात कर रहे हैं। नंबर 1 बात लिख लीजिएगा, पॉइंट बना लीजिए आप, ये हेडलाइन डाल करके ब्रैकेट में कर लेना अनुच्छेद 54 और इधर देखिएगा राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की बात कर रहे हैं अपने। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में देखिए लोकसभा, राज्यसभा, इसे आप कह सकते हैं पार्लियामेंट के दोनों सदन, संसद के दोनों सदन। लोकसभा राज्यसभा अर्थात संसद के दोनों सदन जो है उनके निर्वाचित सदस्य हैं। देखिए गौर कीजिएगा थोड़ा सा, निर्वाचित की बात कर रहे हैं जो चुन करके आए हैं। लोकसभा राज्यसभा यानी संसद के जो दोनों सदन हैं उनके निर्वाचित सदस्य तथा और कौन लोग भाग लेंगे, ये जो लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य हैं जिनको आप कहते हो एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिनको आप कहते हो सांसद, क्या कहते हो, सांसद, ये लोग वो भी निर्वाचित लोकसभा व राज्यसभा के, लोकसभा व राज्यसभा, गौर कीजिएगा, लोकसभा व राज्यसभा यानी संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य हैं जिनको आप एमपी कहते हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिनको हम सांसद कहते हैं, वो लोग भाग लेंगे। नंबर 2 बात, सभी राज्य, जितने भी वर्तमान में राज्य है, पता होगा आपको वर्तमान में कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं। सभी राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, कौन कौन से वो भी सुन लीजिए, सारे नहीं है। सभी राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, वो केंद्र शासित प्रदेश जहां पर विधानसभा है, जैसे दिल्ली व पुडुचेरी, जैसे दिल्ली में पुडुचेरी, लिख ही देता हूं वरना फिर आप कंफ्यूजन रहेगा। सभी राज्य तथा दिल्ली में पुडुचेरी जहां पर विधानसभा है, सभी राज्यों की विधानसभा तथा दिल्ली व पुडुचेरी की जो विधानसभा है, सभी राज्यों की विधानसभाओं में दिल्ली पुडुचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। गौर कीजिएगा, संसद के दोनों सदन अर्थात लोकसभा व राज्यसभा के कौन से सदस्य हैं, निर्वाचित सदस्य हैं। कौन से सदस्य हैं, देखिए मैं ये बात पूरा प्रेशर देकर क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि प्रश्न यहां से उठेगा, फिर है ना गड़बड़ होगी। जब हम इम्पीचमेंट की बात करेंगे, प्रेसिडेंट पर महाभियोग लगाएंगे, तो वहां प्रश्न आएगा राष्ट्रपति के महाभियोग में कौन कौन लोग भाग लेते हैं, लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा राज्यसभा के सभी सदस्य, ठीक है ना, वहां गड़बड़ होगी। तो देखिए राष्ट्रपति के निर्वाचन में तो सभी सदस्य भाग नहीं ले रहे, कौन ले रहे हैं, केवल निर्वाचित सदस्य भाग ले रहे हैं राष्ट्रपति के इलेक्शन में, निर्वाचन में। लेकिन जब राष्ट्रपति को हटाने की बात आएगी, जब राष्ट्रपति पर महाभियोग की बात आएगी, उस पर इम्पीचमेंट की बात आएगी, तब वहां सभी सदस्य, सभी का मतलब जो नॉमिनेट होते हैं पार्लियामेंट में, वो लोग भी भाग लेंगे। लेकिन वो बात आर्टिकल 61 में करने वाले हैं अपन। सभी राज्य तथा दिल्ली पुडुचेरी विधानसभा जहां पर है, वहां के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। ये है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। ये लोग राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे। आपको जानकर बड़ा ताज्जुब होगा, राष्ट्रपति के निर्वाचन में ये लोग भाग ले रहे हैं। कुछ एक और बातें हैं, 5-7 बातें जो आपको नोट डालकर लिखनी है। पहले ये 2 बातें नोट कर लें,
संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य प्लस सभी राज्यों तथा वो केंद्र शासित प्रदेश जहां पर विधानसभा है उनके निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है ना, ये तो थी दो बातें। अब आपको 4-5 बातें नोट डालकर लिखनी है राष्ट्रपति के संबंध में, जहां पर से प्रश्न आने की संभावना है, गुंजाइश है। ठीक है ना, अब प्रश्न ये उठता है कि राष्ट्रपति, ये बातें जो मैं बोल रहा हूं यहां पर जो भी बात लिखूंगा वो नोट डालकर आपको कॉपी में नोट करनी है। मान लीजिए राष्ट्रपति के इलेक्शन, राष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी प्रकार का विवाद हो गया, किसी प्रकार का विवाद हो गया, तो उसकी सुनवाई जो है कौन करेगा? ये प्रश्न भी पूछा गया था एसएससी के अंदर कि राष्ट्रपति के इलेक्शन से संबंधित, चुनाव से संबंधित किसी प्रकार का विवाद होने पर निर्णय कौन करेगा, है ना? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, है ना, गृह मंत्रालय, इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार के ऑप्शन मिलेंगे आपको। निर्वाचन से संबंधित अगर कोई विवाद हो जाता है राष्ट्रपति के, तो उसकी सुनवाई करने का अधिकार केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट को है, सर्वोच्च न्यायालय को है। ठीक है ना, राष्ट्रपति के इलेक्शन से संबंधित अगर कोई विवाद है तो उसकी सुनवाई केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट करेगा। लेकिन सुन लीजिए आप, इलेक्शन, निर्वाचन से संबंधित या राष्ट्रपति से, राष्ट्रपति बन गए हैं, परिणाम आ गया है, रिजल्ट आ गया है, अगर आपको राष्ट्रपति महोदय से शिकायत है, ठीक है ना, गौर कीजिएगा मैं क्या कह रहा हूं, राष्ट्रपति बन गए हैं, अगर आपको उनसे शिकायत है, उनकी योग्यता पर प्रश्न चिन्ह अगर आपको लग रहा है, तो आप उसकी शिकायत कर सकते हैं, लेकिन वो भी 1 माह के भीतर भीतर, 1 माह के भीतर। और ऐसा नहीं कि हर कोई आम आदमी जाकर के सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाए। ठीक है ना, कर कौन सकता है वो भी सुन लो आप। 1 माह के भीतर राष्ट्रपति का जो इलेक्शन है उसका जब परिणाम आ जाए, उसके 1 माह के भीतर आप शिकायत कर सकते हैं। लेकिन कर कौन सकता है वो भी सुन लीजिए, उम्मीदवार जिसने इलेक्शन लड़ा है या कम से कम 20 निर्वाचक जिन्होंने उसमें मत डाला है, जिन्होंने वोटिंग की थी। मेरे कहने का मतलब ये है, 1 माह के भीतर आपको अगर किसी प्रकार के प्रश्न चिन्ह लग रहा है, अगर आपको किसी प्रकार की समस्या लग रही है, इस प्रकार से इलेक्शन सही नहीं हुआ है, ठीक है ना, तो 1 माह के भीतर उम्मीदवार जिसने चुनाव लड़ा था या कम से कम 20 निर्वाचक इसकी शिकायत कर सकते हैं। नोट डाल के लिख लिया होगा आपने। निर्वाचन से संबंधित कोई विवाद होने पर इसका अंतिम निर्णय जो है, इसकी जो सुनवाई करने का अधिकार केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट को है। और एक बात और सुन लीजिए आप, राष्ट्रपति के संबंध में अगर इस प्रकार का कोई विवाद होता है, ये इंपॉर्टेंट बात है जो मैं बोल रहा हूं, मान लीजिए 1 माह के भीतर शिकायत हुई और शिकायत सही पाई गई, ये मान लीजिए राष्ट्रपति महोदय को पद से हटा दिया गया। बात ये इंपॉर्टेंट नहीं जो बोल रहा हूं, बात ये इंपॉर्टेंट है, मान लीजिए 6 महीने तक सुनवाई चलती रही, 6 महीने बाद जांच हुई, ठीक है ना, और राष्ट्रपति महोदय को 6 महीने के बाद पद से हटाया गया, तो प्रश्न ये उठता है, जो राष्ट्रपति महोदय ने 6 महीने काम किया था, क्या वो वैध माना जाएगा, क्या वो सही माना जाएगा या नहीं? तो आपको जानकर बड़ा ताज्जुब होगा। देखिए, जब राष्ट्रपति पद पर है और उन्होंने कोई भी नियम कानून जो भी काम कर दिए, वो सब के सब वैध माने जाएंगे, ठीक है ना, चाहे उन पर शिकायत चल रही है। ऐसा नहीं है कि किसी प्रकार की शक्तियां क्षीण हो जाएंगी, किसी प्रकार की शक्तियां, उनकी पावर्स जो है कम हो जाएंगी, ठीक है ना, कोई असर नहीं पड़ने वाला। राष्ट्रपति के इलेक्शन से संबंधित विवाद हो जाए, उनको पद से हटा दिया जाता है, फिर भी क्या कह रहा हूं मैं, उनके द्वारा किए गए कार्य सभी के सभी वैध माने जाएंगे। लिख लीजिए, नोट डाल करके आप, पद पर रहते हुए राष्ट्रपति द्वारा किए गए सभी कार्य वैध माने जाते हैं। ठीक है ना, ये 2 बिंदु नोट कीजिए, फिर आपको तीसरा बताता हूं मैं।
देखिएगा इधर, ये था राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल जिसकी हमने बात कर ली। अब हम बात करेंगे, एक लाइन छोड़ दीजिएगा और आप हेडिंग डाल लीजिएगा, राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि। ये सबसे इंटरेस्टेड टॉपिक है। अगर राष्ट्रपति में अगर पढ़े अपने, इसके व्यक्ति में कर लेना बोर्ड आर्टिकल अनुच्छेद 55 55 हेडलाइन डाल लीजिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि अनुच्छेद 55। ये सबसे इंटरेस्टेड टॉपिक इसलिए है, हम राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की बात कर चुके हैं भी कौन कौन लोग चुनाव में भाग लेंगे, लेकिन सबसे इंटरेस्टेड बात यह है कि वो इलेक्शन होगा किस प्रकार से, उस निर्वाचन की विधि क्या होगी। अच्छा, विधि तो बता देंगे आपको, लेकिन बाद में प्रश्न ये उठता है कि अंतिम जो मतगणना होती है, जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, सभी बता देंगे। निर्वाचन की विधि तो एकल संक्रमणीय आनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली। अब ये है क्या, कौन कौन व्यक्ति कितने कितने, एक व्यक्ति एक साथ कितने लोगों को वोट दे सकता है, ठीक है ना। वोट किस प्रकार दिए जाते हैं राष्ट्रपति के इलेक्शन में, किस प्रकार से चॉइस भरी जाती है। और हाँ, आपको पता होगा राष्ट्रपति का चुनाव ही ऐसा चुनाव है हिंदुस्तान में जहां पर न्यूनतम कोटे की आवश्यकता होती है। अब आप कहोगे न्यूनतम कोटा क्या है? न्यूनतम कोटे से अभिप्राय आधे से एक ज्यादा, मतलब 100 लोगों ने मत डाला है, 51 चाहिए जीतने वाले उम्मीदवार को। ये कैसे आएंगे? उम्मीदवार ज्यादा हो गए तो किसको बाहर करना पड़ेगा, किसको अंदर लाना पड़ेगा, मतगणना किस प्रकार रहेगी आगे की। इस संबंध में जो बात करेंगे अपने कल की क्लास में करेंगे। राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि जो है वो कल करवाऊंगा कि वोटिंग कैसे होती है और मतगणना कैसे होती है। उसके बाद में अनुच्छेद 56 की बात करेंगे अपने, ठीक है ना। राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या है, ठीक है। राष्ट्रपति की शपथ की बात करेंगे, राष्ट्रपति पद की योग्यता, शर्तें, ठीक है। और उसके बाद में रहेगा राष्ट्रपति पर लगने वाला महाभियोग, जो सबसे महत्वपूर्ण रहेगा हमारे लिए कि महाभियोग क्या है, आज तक किस राष्ट्रपति के खिलाफ लाया गया, क्या हिंदुस्तान के संवैधानिक इतिहास में महाभियोग के द्वारा किसी को पद से हटाया गया है। तो बाकी मैं आगे की क्लास में, ठीक है। जय हिंद।